सुनोगे ध्यान से कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और फिर आज हम लोग स्टार्ट भी कर लेंगे क्लास को, ठीक है ना। समय बर्बाद करने से कोई लाभ है नहीं। तो चलो, तो भाई तू भी ठीक से काम कर ले यार। हाँ हाँ, चलो ध्यान देना। सिलेबस जो है इंग्लिश का, थोड़ा सा सिलेबस को बता करके फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। सिलेबस को हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक पार्ट पहले होगा फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट होगा। तीनों पार्ट हम लोग का पैरेलली चल रहा होगा, ठीक है। मेनली आपका सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग का आता है, जो पोर्शन है वो है आपका ग्रामर। तो अब ग्रामर में क्या पढ़ना है, वही जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड टोटल आपका आ जाता है। जैसे नाउन में आप नाउन एंड नंबर पढ़ रहे होंगे, प्रोनाउन में आप प्रोनाउन और केस को पढ़ोगे। अभी तो पूरा नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि नाउन ही हम लोग 1 महीना पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद प्रोनाउन में प्रोनाउन एंड केस आ जाएगा। एडजेक्टिव में 2 आता है, एडजेक्टिव, डिग्री और आर्टिकल, 3 हो गया। एडजेक्टिव भी है, डिग्री है और आर्टिकल है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होगा हम लोग उसी में पढ़ेंगे। वर्ब में हम लोग 11 चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वर्ब पढ़ेंगे। उसी में आपका फिर सिंटैक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, मॉडल वर्ब हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, पॉजिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये 11 चैप्टर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वर्ब में। उसके बाद तुम्हारा एडवर्ब में एडवर्ब एंड रिमूव 2 हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन नाम का कुछ ग्रामर में होता नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही उसको निपट लेंगे हम लोग, है ना। कोई चीज अचानक देखने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है ना। मान लो सांप दिख गया, तो क्या आपका क्या रिएक्शन होगा। आप कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसा कोई वर्ड निकलेगा, वो डिनोट किसको, क्या क्या निकलेगा, अरे बाप मारो। तो वो तो तुम सेंटेंस ही बोल दिए यार। तो किल द स्नेक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हो गया आपका जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें आती है, असर्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपल, सिंथेसिस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होती है, वो सब हम लोग ग्रामर में देख लेंगे, ठीक है। बोलोगे सर बोल तो ऐसे दिए जैसे लगता है खत्म ही हो गया। हाँ, वोकैबुलरी में हम लोग क्या देखेंगे, वोकैबुलरी में जो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम से। जैसे ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, पहले बहुत ज्यादा आता था सिनोनिम्स एंटोनिम्स। हमें सीजीएल के मेंस का याद है 2013, 14, 12, 13 में उस समय देखा था। उस समय के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स रहेगा, बट अभी वाला में 5 ही आ रहा है ना। और अब तो 45 मार्क्स का हो गया है, तो 3-4 ही रह रहा है उसमें, शायद 3 भी नहीं रह पाए, मुश्किल से रहे। ऐसे तो तुम्हारा 50 जब होता था, जैसे पहले 50 क्वेश्चन का होता था ना सीजीएल, बदला है, पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। तो 50 क्वेश्चन में 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स आते थे, है ना। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना तो समझते हो ना, हिंदी में समानार्थी और ये विपरीतार्थक शब्द, है ना। तो वो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में आपको कोई वर्ड दिया हुआ है, मान लो हम बोले कि चलो एम्पल का सिनोनिम्स बताओ, तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है कि एम्पल एडिक्वेट होता है, सफिशिएंट होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में वो दिखेगा तो आप आंसर कर लोगे, कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इससे देखो हम जो बात करेंगे सिलेबस, आपको लग रहा होगा कि हम किस लेवल का पढ़ाएंगे। आपका इंग्लिश जो है मेनली, यदि आप बैंक पीओ लेवल का इंग्लिश आप बना ले रहे हो, बैंक पीओ का क्वेश्चन आप सोल्व कर ले रहे हो, तो उसके पहले का जितना भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का सीसेट ही क्यों ना हो, वो सारे एग्जाम को आप कवर कर लेंगे। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, आप ये सोच करके तैयारी मत कीजिएगा कि हम एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना है। अब उसमें आप बैंक क्लर्क के लिए पढ़ रहे हो या बैंक पीओ के लिए पढ़ रहे हो, हमको उससे फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, हाँ, इस बात की गारंटी हम देंगे, ठीक है। तो बैंक पीओ लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोच करके चलिएगा कि हम लोग बस एसएससी सीजीएल तक का ही लेवल रह जाएगा। अब मान लो कभी दिमाग खराब हुआ, तुमको लगा हम यूपीएससी देंगे, तो कम से कम लगे तो कुछ आता है
है ना। यूपीएससी में जब बैठोगे तो उसका जो प्रीलिम्स में जो सीसेट वाला पेपर होता है उसमें इंग्लिश आएगा, वो आप बना लोगे आराम से, ठीक है ना। तो बैंक पीओ का अगर आप देखो कंपेयर करके देखना, जैसे एसएससी सीजीएल का मैथ्स आप बना ले रहे हो तो लगभग बैंक पीओ का एग्जाम का छोड़ दो, केवल एसबीआई में तो केवल डीआई और डीएस से ही क्वेश्चन आता है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है वहां पे, तो वहां पे केवल डेटा का ही क्वेश्चन रहेगा एसबीआई बैंक पीओ का, अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तब, ठीक है ना। तो उसका तो अभी हम मैथ्स पे क्यों जाएं। तो अगर लेकिन अगर आप बैंक पीओ का इंग्लिश बना ले रहे हो तो पीछे जितना भी है, जैसे एक लड़का आया बताया कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का, पूछे कोई खास वजह, तो बोला नहीं क्वेश्चन आसान आएगा, आपका सोचना गलत है। बात समझ आ रहा है। कभी कभी आप देखिएगा एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल से ज्यादा टफ हो जाता है, और कभी कभी आप देखोगे तो सीजीएल टफ हो गया, एमटीएस इजी है। तो आप ये सोच करके तैयारी मत कीजिए, आप तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। चीजें सब कुछ आसान है, उतना मुश्किल है नहीं जितना आप उसका परसेप्शन बना रखे हैं, ठीक है। तो इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि बैंक पीओ में नहीं आता है, फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज मिल जाएगा। बैंक पीओ में नहीं आता है ये कहना थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैंक पीओ में भी आ जाता है, अब पैसेज में रहेगा तो अगर तुमको अर्थ पता है तभी तो सेंस निकाल पाओगे ना। चलो, तो ये हो गया इडियम्स एंड फ्रेजेज। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है करेक्टली स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड और रॉन्गली स्पेल्ड। और भी वोकेबलरी का पार्ट है, होमोनिम्स है, पैरोनिम्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सब हम आपको साथ के साथ कराते चल रहे होंगे। अभी आप जो केवल हम लोग आज फोकस करेंगे ग्रामर पे, वोकेबलरी वाला सीट जब कल आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है ना। अभी इस पे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो उस पे हम लोग देखेंगे। अच्छा, और एक आपका जो सेक्शन है वो है कंप्रीहेंशन। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंप्रीहेंशन सेक्शन को कवर करने के लिए इसका और इसका दोनों का आपका पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि कंप्रीहेंशन अलग से कुछ तीर मारने वाला काम वहां करना नहीं है। कंप्रीहेंशन में जस्ट ये है कि बस ग्रामर और वोकेबलरी का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये चीजें समझ लोगे, है ना। और ये सबसे आसान सेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको समझ आ गया तो ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मान लो पैसेज है, अब बड़ा पैसेज दे दिया, और अगर वो स्टोरी बेस्ड है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे बैंक क्लर्क का एग्जाम अगर आप कभी देंगे तो देखेंगे कि बैंक क्लर्क में आज भी जो पैसेज आता है वो स्टोरी बेस्ड आता है। मतलब स्टोरी के आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना, तब वहां पता चलेगा, कोई ना कोई कहानी से रिलेटेड रहेगा, तो आप आराम से पढ़ोगे, वो सारा क्वेश्चन वहां हो जाता है। बट एसएससी या बैंक पीओ में जो पैसेज आती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की रहेगी, है ना। लोग ज्यादातर प्रेफर कर देते हैं कि चलो द हिंदू का एडिटोरियल वाला पार्ट है, वो क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है वो उसको नहीं समझ पाएगा, है ना। बट बेनिफिट ये रहता है एसएससी में कि पैसे ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा पैसेज रहता है। छोटा पैसेज रहने से क्या होता है, क्वेश्चन भी वहीं पे है, तो आप उसको मिला करके मैच करके भी आंसर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ कंप्रीहेंशन वाले में पैसेज आ गया। उसके बाद होता है अनसीन पैसेज, उसी को बोल देते हैं क्लोज टेस्ट को। अब क्या है भाई, एक पैसेज दे दिया, अब उसमें से 5 वर्ड को वहां से गायब कर दिया, बोला भरिए, अब क्या भरिएगा आप, है ना। तो वो क्लोज टेस्ट ऑप्शन दिया रहेगा, आराम से आप भर लोगे। ग्रामर और वोकेबलरी पे पकड़ है, समझ आ जाएगा, चीजें मुश्किल नहीं है। बोले यार आप तो ऐसे बोल रहे हो सब कुछ आसान ही है, हमको पूरा टफ लग रहा है। अब PQRS या पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब क्या किया, उस सेंटेंस को 4 भाग में, जो पैसेज वाला ही सेंटेंस है उसको 4 भाग में ब्रेक कर दिया। पहले वाले पार्ट को तीसरे प्लेस पे, तीसरे वाले पार्ट को पहले प्लेस पे, दूसरे वाले को चौथे प्लेस पे, चौथे वाले को सेकंड प्लेस पे रख दिया, बोला सजाओ। बात समझ आ रहा है। अगर आपको पता है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है तो आप वहां देख लीजिएगा कि किसके साथ सब्जेक्ट है, कहां सब्जेक्ट है, उसको देख करके हम आगे बना लेंगे उसमें, है ना। तो ये मेनली यहां पे आपका, और कुछ रह गया क्या, नहीं। बोलोगे सर ग्रामर से क्वेश्चन क्या क्या आता है। ग्रामर में क्वेश्चन आपका आएगा कॉमन इरर्स, 6 महीना आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा 2 से 3। बोलो क्या करे, छोड़ दे। सोचने वाली बात है, क्वेश्चन 2 से 3 बनेगा, लेकिन ये भी तो उसी पे डिपेंड कर रहा है ना। उसके बाद फिलर्स। अब फिलर्स हम आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे। अब ग्रामर रह भी सकता है और वोकेबलरी वाला पोर्शन भी रह सकता है वहां,
वोकैबुलरी वोकैब बेस्ड भी फिलर्स तो आता है ना, तो अब क्या आएगा वो कुछ पता नहीं है। और उसके बाद आपका आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका ग्रामर बेस्ड हो, ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है और वोकैब बेस्ड भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे क्लोज टेस्ट, नॉर्मली अगर आप किसी भी क्लोज टेस्ट को देखेंगे तो अगर 5 क्वेश्चन है तो 2 ग्रामर से रिलेटेड रहेगा और 3 वोकैब से, मतलब ये नॉर्मली बनाता है। अगर 10 है तो 4 या 5 ग्रामर का होगा और 5 या 6 होगा वोकैब बेस्ड। बात समझ आ रही है? तो ये आपका सिलेबस, इसी के इर्द गिर्द हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कौन किसको कैसे पढ़ेंगे ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे पता चलेगा। तो आज हम लोग का मेन फोकस वो होगा, वो किस पे होगा? ग्रामर पे। तो अब हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते। क्या लिख रहे, क्या हो गया हो? सुनेंगे ध्यान से। अब हम बोलना शुरू करते हैं। आपको कुछ लिखना नहीं है, कॉपी कलम खोल के रखें तो बंद कर लीजिए, ठीक है ना। अभी तक आप लिखते ही आए हैं, अब केवल आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए और ध्यान से सुनते चलिए। ग्रामर से पहले हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? अरे ग्रामर का हिंदी पढ़ाने आए हैं हम, तब क्या पढ़ने आए हो? अभी तक कंफ्यूजियाल है कि पढ़ेंगे कहाँ हम। अरे पढ़ने आए हो ग्रामर, हम पूछ रहे हिंदी पढ़ने आए हो तो कुछ नहीं बोल रहे। हमको क्या पता कहाँ पढ़ने आए, आप जानिए। हम तो आ गए, सही बात है ना। हम आ गए हैं, अब कहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम अभी। मेरा फोकस कहीं और है, ध्यान दे इधर। तो इंग्लिश के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम लोग फिर ग्रामर पे आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि जैसे देखो दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बट इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों माना गया? क्योंकि इसके उत्पत्ति का कहानी है। उत्पत्ति को समझ जाओगे तब फिर समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ये बना कैसे। रे गमछी, ध्यान दो इधर, इधर देखना है, आगे आ जाओ। गमछी खोल के रख लेना मेरा क्लास में, बैग में। हाँ, कल से आज आप अपना कल्चर अपनाइए, कल से मेरे कल्चर के अनुसार चलिएगा। पढ़ने आए तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि, है ना, कल्चर टाइप। मार गमछी बांध के रखा है पूरा गला में, एक तरफ से पकड़ेगा एक तरफ से उधर। कल से हम बोलेंगे दोनों तरफ से खींच के उसका गला दबाओ। चलो ध्यान देना। इंग्लिश के बारे में कहा जाता है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। बोलोगे क्या मतलब है सर? आपको लगता होगा कि आप इंग्लिश पढ़ने आए हैं और इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें 100% इंग्लिश होगा। आप ये गलत सोच रहे हैं। आप जो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं उसमें केवल 12% अंग्रेजी है और 88% दूसरे भाषाओं का मिश्रण है। तो आप इंग्लिश पढ़ने नहीं आए हैं, अब सब भाषा पढ़ने आए हैं। मिला जुला करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलोगे सर ये सब भाषाओं का मिश्रण कैसे बना? देखिए इसके पीछे भी लंबा कहानी है। जैसे आज हम अपने देश में महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय बापू है, राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है? तो बोलेगा आपको पता नहीं है। तो बोलेंगे क्या, बता दो तुम बोलोगे है राष्ट्रीय भाषा हम लोग का हिंदी है। संविधान पढ़े हो, उसमें पढ़ना ध्यान से। संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, औपचारिक भाषा हिंदी है। बात समझ आई? और अगर आपका हिंदी इतना ही औपचारिक है तो आज भी ज्यादातर काम जो है वो किस लैंग्वेज में हो रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। कोर्ट में तो यहां तक डांट दिया जज वकील को, एडवोकेट को कि हिंदी में तर्क हम नहीं सुनेंगे, इंग्लिश में लाओ ट्रांसलेट करके। बात समझ आ रहा है? क्योंकि हम देखिए अपने भाषा को, हम लोग अपना भाषा को सम्मान ही नहीं करते हैं। इंग्लिश जो बोलता है उसको बड़ा कूल है, हिंदी बोल दिया तो एकदम देहाती है। तो ये वाला फीलिंग होता है। नहीं, 1.5 साल का बच्चा है, मार फटाफट इंग्लिश बोले जा रहा है। बोले कहाँ सिखा दियो इसको? बोला नहीं, मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश जानता है। ठीक है चलो भैया, अरे कम से कम पहले अपना भाषा सिखाओ, सम्मान करना तो सीखे। उसको अभी से इंग्लिश सिखा दियो, बेचारा वो भी क्या करे, मॉम आई वांट टू ईट। अब रो भी रहा है तो इंग्लिश में रो रहा है। जैसे रोने का तरीका होता है ना, हम लोग रोते हैं तो पूरा गांव को पता चल जाता है कि रो रहा है। इंग्लिश वाला रोएगा तो थोड़ा सोच समझ कर रोता है।
तो अंग्रेजों के पास भी अपना भाषा नहीं था। जैसे हम लोग आज इंग्लिश का गुलामी कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के पास भी फ्रेंच लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो फ्रांसीसी भाषा का वहां बोलवाला ज्यादा था। कहाँ? इंग्लैंड में। तो वहां का जो राजा था उस समय का, उसका नाम था अल्फ्रेड, और उसके गांव का पता का नाम था एभन, AVON, जिसके नाम का आपका साइकिल आता है ना। तो वहां का राजा सोचा कि भाई हम लोग फ्रांसीसी लोगों के भाषा का, मतलब फ्रेंच के भाषा का गुलामी क्यों करें, हम चाहते हैं कि मेरा अपना भाषा हो। तो अभी क्या होता है ना, जैसे अब मोदी जी को अपना भाषा बनाने के नहीं, भैया कल से हिंदी पूरा सब जगह हिंदी में काम चलेगा, तो मोदी जी सब अपना मंत्री लोगों को बुलाएंगे, अब बोलेंगे देखो हमारा दिमाग में खुराफाती आइडिया आया है कि हिंदी को बना दो, अब बोलो कि इंग्लिश उंग्लिश अब नहीं चलेगा। मोदी जी का बात पास हो जाएगा, उसके बाद सब हिंदी हिंदी हिंदी, संसद में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा में आ गए, हिंदी हिंदी, पूरा हिंदी हिंदी हो गया। तो पहले ऐसा नहीं था, राजा लोगों का शासन चलता था, देखे होंगे आप मूवी वगैरह में, सब दरबारी लोग अपना अपना चेयर पे बैठा रहता था। तो बोला बुलाओ मीटिंग, बुलाओ दरबारी लोगों का मीटिंग बुलाया। बोला क्या हुआ महाराज? बोला देखो हम सोच रहे हैं कि हमारा अपना भाषा हो, हम फ्रेंच लोगों के भाषा का गुलामी क्यों करें, फ्रांसीसी भाषा का गुलामी क्यों करें। तो बोला एक काम कीजिए ना सर। बोला क्या? बोला अपना गांव के भाषा को देश का भाषा बना दीजिए। आप सोच के देखिए, अगर हम आपके गांव के भाषा को देश का भाषा बना दें, कभी सफल हो पाएगा क्या? नहीं सफल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हैं, मान लो हम अपना भाषा ले तो हमारा मगहिया चलता है, मगही समझते हो, हिंदी से मिलता जुलता भाषा है। हम लोग के यहाँ बहुत भाषा है, हिंदी, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, दुनिया भर का भाषा खाली बिहार में मिल जाएगा। तो लोग के यहाँ तो खाली हिंदी है, हम लोग रिच हैं भाषा में, अलग अलग भाषा को जानते हैं। तो लेकिन तुम लोग को भी डांस करना रहता है तो भोजपुरी गाने पे ही करते हो ना, ये फैक्ट है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, डांस करना है तो भोजपुरी गाना बजाना पड़ेगा। तो अब सोचो हम कहेंगे कि नहीं मेरा मगही भाषा को देश का भाषा बना दो, सफल नहीं होगा, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया तो राजा का बेइज्जती हुआ। फिर दरबारी लोगों को बुलाया, बोला कि क्या करोगे बताओ, इस बार तो एक बार तो फ्लॉप करवा दिए। तो बोला एक काम कीजिए, इस बार जो हमारा भाषा फेल हुआ है ना, उसको दुनिया के सारे भाषाओं में मिला दीजिए, या तो बाहर से अंदर लाइए, चाहे हम ही लोग का भाषा दुनिया में भेज दीजिए। बोला तो फिर बोला कि अच्छा इसका क्या गारंटी है कि इस बार हम लोग सफल होंगे, पहले लॉजिक दो, अगर तुम्हारे लॉजिक से हम सेटिस्फाइड हुए तब काम करेंगे, अदरवाइज एक बार तो इंसल्ट हो चुका है और हमको नहीं झेलना है। तो बोला एक बात सम बताइए, हम आपको अपने भाषा में बता देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मंदिर को देखा जाए तो मंदिर में हिंदू धर्म के किसी खास कास्ट का आदमी जाता है कि सब लोग जाते हैं? सब लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सब मिल करके मानता है, मतलब किसी भी कास्ट का हो वो सारे लोग उसको मान लेते हैं। तो अब वही इंग्लिश में क्या किया, बोला दुनिया के सारे भाषाओं को लाओ और ला करके इसमें मिला दो। मिलने पे क्या होगा, तुमको लगेगा अरे हमारा हिंदी वाला भाषा भी है और फ्रेंच वाला भी है, लैटिन भी है, ग्रीक भी है, इंडोनेशियन लैंग्वेज को भी वहां डाला गया। अब जैसे बम्बू, टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, ये सब देख रहे हैं ना, ये आपका बर्ड ही नहीं है, ये सब इंडोनेशियन लैंग्वेज से आया हुआ बर्ड है। जैसे हिंदी का देख लो, जंगल, जंगल बोलते हैं ना कि जंगल का मतलब जंगल, फॉरेस्ट होता है जंगल, फिर बाद में बोला नहीं जंगल का मतलब भी जंगल बनाओ। जय हो को भी जोड़ा गया कहां, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब लगा सबको इंटरेस्ट आने लगा, हाँ हमारा भाषा रे लाल साठ, इधर सुन ले, फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए, बात सुन, एकदम स्ट्रेट, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना। तो क्या हुआ, सब दुनिया के सारे भाषाओं में मिलाया तो सबको लगा हमारा लैंग्वेज भी है। उसी में लोग फिर अडॉप्ट करने लगे, और अडॉप्ट करने लगे तो फिर ये भाषा बन गई इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश का डिफिनीशन निकल के क्या आया, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश देखो, हम लोग का जो भाषा है वो फ्लेक्सिबल है। हम लोग के यहाँ हिंदी बोलने वाला आधा इंग्लिश बोलता है, लेकिन अगर तुम सोचो इंग्लिश में अगर हिंदी डाल के बोले तब क्या होगा। बात समझ आ रहा है? जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, बढ़िया लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू बाजार, बात समझ आ रहे हो? तो इंग्लिश उतना फ्लेक्सिबल नहीं था, तो लोगों को फिर क्या करना पड़ा। आप ऐसे नहीं कि इंग्लिश को आप जहां मन है हिंदी में मिला दिए, संस्कृत में, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सबका खूबसूरती पता है क्या है, इसमें आप इंग्लिश को डालिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश फिर फ्लेक्सिबल भी बन गया। फ्लेक्सिबल बनने के कारण क्या हुआ, लोगों को लगा थोड़ा कूल दिखने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड का भी यूज कर लेगा। हिंदी यूज कहां करते हैं हम लोग अगर 10 सेंटेंस बोले तो उसमें 5 सेंटेंस में इंग्लिश का कोई ना कोई वर्ड आपको मिल ही जाएगा। बात समझ आई?
अब देखिए, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज में एक वर्ड मिला होगा लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा तो हिंदी है। सोचो क्या है लैंग्वेज? इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हृदय के बातों को व्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। अब सपोज करो तुम लोग यहां बैठे हो, आते हम फ्रेंच में शुरू हो जाते, तुमको लगता कौन पगला आ गया है, क्या बोल रहा है, वो भाषा बना नहीं। तब हम अपने बात को जो व्यक्त कर रहे हैं, अगर आप उसको समझ ले रहे हैं तभी ना आपका फोकस रहेगा। तो कोई भी लैंग्वेज तब तक नहीं है जब तक कि बोलने वाले के भाषा को आप समझ न ले। जैसे आज भी अगर आप चले जाओगे, क्या प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलता है ना, अरे जो इतिहास के एकदम शुरू वाला भाग है, स्टार्ट वाला प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब उसमें क्या है ना, प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्टोरिक में लैंग्वेज तो मिला है, लेकिन आज भी उस भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब ऐसा लैंग्वेज आप बना दोगे, समझ ही में नहीं आ रहा है यार, कोई मतलब थोड़े ना है। तो लैंग्वेज वो होता है जिससे एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, आप कम्युनिकेट कर सके। इसलिए हमने क्या बोला, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सुनिए ना, लिखना नहीं है, हम पूरा नोट्स दे देंगे आपको लिखा हुआ। अभी आपको केवल क्या करना है, जितना चीजें बोली जाए वो आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। क्योंकि अभी वाला आप एग्जाम में लेकर के जाइएगा, अभी का एग्जाम देने जाएंगे तो आप कितना ही मोटा बुक बना लीजिए, वो बुक आपको काम आने वाला नहीं है। अभी तुमको सीजीएल के एग्जाम में हम बोल दें कि तुमको जो मन है सो ले जाओ, मतलब जो किताब मन करे वो ले करके जाओ एग्जाम में, गूगल केवल नहीं चलेगा, जो बुक लेके जाना है लेके जाओ, उसके बाद एग्जाम दे के आओ। पता चला आप एग्जाम में पहुंच गया, बाबा जी के पोथी पलट रहे हैं कि कहां पढ़े थे, वो पता करते करते आपका 1 घंटा निकल गया। 100 क्वेश्चन क्या बना पाइएगा, 1 घंटा में पूरा पोथी पलटाएगा भी नहीं। आप इतना मोटा नोट्स बना लीजिए, 1 घंटा में पूरा उसको उलट पाना संभव है नहीं। तब तो अब आपके एग्जाम में जाएगा केवल दिमाग। अब आपके यहाँ तो ऐसे होता है, हम लोग के यहाँ पहले खाली नोट्स बनाते थे बढ़िया से। नोट्स इसलिए बनाते थे पता नहीं, हम लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए, पूरा गर्दा उड़ा के चोरी चलता था। हाँ, एकदम नोट्स खोल के लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आएगा नहीं। और पता चला जे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, वो जो टीचर है, जो गार्ड रहता है ना, तो वो सब क्वेश्चन का आंसर लेके आएगा, फोटोकॉपी करके क्लासरूम में उड़ा देगा। अब लिख लीजिए वो वाला काम तो अब होगा नहीं। तो जब होगा नहीं तो आपके एग्जाम में आपका दिमाग ही आपके साथ जाएगा। तो दिमाग में पहले सब बात डाल लीजिए, अगर कुछ बचा खुचा रह गया तो उसके बाद हम लिख करके दे देंगे। बोलोगे सर सब बात दिमाग में चल ही जाएगा, तो फिर आप लिख करके क्यों दोगे, नोट्स क्यों दोगे? उसके पीछे का रीजन ये है कि अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है, तू लोग गजनी का चच्चा भी तो है, कब क्या भूल जाएगा कोई पता नहीं। तो जब आप भूल जाएं तो कभी रीलोड करना हो तो उसको नोट्स को देख करके रीलोड करने में आसानी हो। बात समझ आ गई? तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बात मतलब कम्युनिकेट करने के माध्यम को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अब जो हम लोग भाषा पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उसका जो पार्ट है वो है ग्रामर। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। लिटरेचर का पार्ट है, फिर आपका मास मीडिया है, अब उसके बाद स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, फिर आपका पोएम राइटिंग, पोएम टेलिंग, यही सब पढ़ाते रह जाएंगे। तब हमको उस पार्ट से लेना ही देना ही नहीं है जो लिटरेचर वाला पार्ट है। तो जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएगा वो होगा ग्रामर। अब ये हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया कि ग्रामर क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि ग्रामर क्या है तो आपको बताया गया शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना ग्रामर है। पढ़े हैं ना बचपन में आप? ये सब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, इससे आगे निकलो। ग्रामर के बारे में हम जो आपको डिफिनीशन बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ग्रामर इज रूल और लॉ। ग्रामर नियम है या कानून है? अच्छा, एरर पूछता है तो कैसे बता देते हो गलत है? कोई ना कोई नियम तो वहां लग रहा है, तभी तो आप बोल पाते हैं कि गलत है। तो ग्रामर इज रूल और लॉ, रिटेन और अनरिटेन। हो सकता है लिखा हुआ भी हो सकता है, या बिना बोले आपको सेंस समझना पड़ सकता है। तो ग्रामर इज रूल और लॉ, रिटेन और अनरिटेन, विच डिटरमाइंस, जो निर्णय करता है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्णय करना। विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के निर्माण का और सेंटेंस के निर्माण का जो निर्णय करता है उसे कहा जाता है ग्रामर। फिर से सुनो, ग्रामर इज रूल और लॉ, रिटेन और अनरिटेन,
which determines the organization of sentences and various parts of a speech. ग्रामर है रूल और लॉ, जो लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है, जो किसी सेंटेंस के या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के निर्माण का निर्णय करता है। आप ग्रामर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? वही ना आप पढ़ेंगे कि किसी सेंटेंस को हमें सजाना कैसे है, कहां पे नाउन देना है, कहां पे प्रोनाउन यूज करना है, वर्ब कहां रखना है, प्रीपोजिशन कहां रखना है, कंजंक्शन को कैसे देखेंगे, कौन से केस में क्या प्रीपोजिशन देंगे कि सही होगा कि गलत होगा, यही सब तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर इज रूल और लॉ, written or unwritten, which determines the organization of sentences and various parts of a speech. अब देखो बाबू, बात ये निकल के आता है कि जब हम लोग कोई भी भाषा शुरू करते हैं पढ़ना, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने जब हिंदी पढ़ा या हिंदी पढ़ना शुरू किया तो हम लोग को सबसे पहले क्या सिखाया गया? हाँ, बोर्ड मास। हिंदी में इसको कौन बोर्ड मास पढ़ा दिया? वर्णमाला, अल्फाबेट, राइट। तो वो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ककाहरा, ककाहरा समझते हो? क ख ग घ इस सबको क्या बोलते हो? तो ककाहरा वही ना होता है। तब काका काका सब पढ़ना शुरू किए थे कि नहीं? सबसे पहले हम लोग को लिखना सिखाया गया, लिखो बाबू का। आप मोटाते रहो, ऐसे हम लोग को दे दिया जाता था, ऐसे क, इसको मोटाते रहो। कब तक मोटाते रहो? जब तक खुद से लिखना ना सीख जाओ। तो यहां से शुरू किया गया, फिर तक एबीसीडी तुमसे हम मोटवाएंगे, बोल रहा है कि आप एबीसीडी पढ़ाओगे। तो आप ध्यान से सुनना। तो जब भी आप कोई भाषा को तोड़ेंगे, लैंग्वेज को तोड़ेंगे, तो जब लैंग्वेज को तोड़ेंगे ना, तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे लोवेस्ट यूनिट मिलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा, उसका नाम होगा आपका अल्फाबेट। क्या होगा? अल्फाबेट। ध्यान से सुनो, बोलो ये अल्फाबेट का पढ़ा रहे हैं। अल्फाबेट के अंदर तुम्हारा 26 लेटर्स है। कितना लेटर्स है? 26 लेटर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, वॉयल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो वॉयल साउंड VOWEL वॉवेल आता है, और दूसरा कौन है? कॉन्सोनेंट। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत ये मत बोलना ABCD नहीं पढ़ाए थे। अल्फाबेट में 26 लेटर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ बोल दिए ना। अब वॉवेल वाले में तुम्हारा आ जाएगा 5 AEIOU, AEIOU। रेस्ट ऑफ AEIOU ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, यानी AEIOU को छोड़ दोगे तो बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। यानी कॉन्सोनेंट्स कितना? कुछ कुछ लोग बोलेगा ना, तुम्हारा क्या बोलता है WI को ना, WI को बोलेगा कि ये है सेमी वॉवेल है। बोलो पगलाओ नहीं, ऐसे तो दुनिया भर हम लोग कितना ध्यान रखे, वॉवेल उसमें भी सेमी वॉवेल बना रहा है। तो तुम लोग उतना दिमाग मत लगाओ। 5 वॉवेल है, कौन कौन? AEIOU और रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, यानी रेस्ट ऑफ AEIOU ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। अब ये वॉवेल होता है आपका क्या? स्वर, हिंदी में स्वर। कॉन्सोनेंट व्यंजन। ये सब ऐसे मत करते रहना। तुमको व्यंजन बोलता है, तुमको खाने वाला ध्यान आता है नहीं कि कितना प्रकार का व्यंजन बना होगा पार्टी में। तो अल्फाबेट, सबसे निचली सीढ़ी कौन है? अल्फाबेट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट, यानी सबसे छोटी सीढ़ी कौन है? अल्फाबेट। अब देखो ध्यान देना, और इंग्लिश ग्रामर की सबसे जो लार्जेस्ट सीढ़ी है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सेंटेंस। एक इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट से छोटा कुछ नहीं हो सकता, और एक सेंटेंस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यानी अल्फाबेट से हमको कहां पहुंचना है? सेंटेंस के पास। कहां पहुंचना है? सेंटेंस के पास। अब देखो ध्यान से सुनना, अल्फाबेट से कहां पहुंचना है? सेंटेंस के पास। तो अल्फाबेट, ध्यान से सुनो, अल्फाबेट को जोड़ जोड़ करके हम लोग बनाएंगे वर्ड। क्या बनाएंगे? वर्ड। अब वर्ड को जोड़ करके क्या बनाएंगे? अल्फाबेट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ध्यान से सुनो, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड, या फिर अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ध्यान से सुनो, वर्ड ऐसे नहीं बनेगा कि कोई लिख दिया RCPEXZ, अब बोलेगा ये वर्ड है, नहीं है। मीनिंगफुल ग्रुप बोलने का मतलब है
कि केवल वहां जुड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, उसे कहा जाएगा वर्ड। क्या कहा जाएगा? वर्ड। अब मान लो यहां पे हम लिखे POINT। अब यहां पे क्या है, एक से अधिक लेटर्स आपस में मिले हैं कि उसके मिलने से कोई अर्थ भी निकल रहा है, कोई अर्थ भी निकल रहा है, तो अर्थ निकलने लगे उसको कहा जाएगा वर्ड। अब वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। ऐसे नहीं वर्ड को जोड़ना नहीं है, 10 वर्ड लिख दिया बोले सेंटेंस है, नहीं, उसी को सजा करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है, सही से लिखना है, जोड़ना है और उसका अर्थ निकलना चाहिए, वही क्या बन जाएगा? सेंटेंस। सबसे निचला सीढ़ी और सबसे लार्जेस्ट यूनिट, यानी इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट से छोटा कुछ नहीं हो सकता, सेंटेंस से बड़ा नहीं कुछ हो सकता। अब बताओ, अल्फाबेट से सेंटेंस से तक पहुंचने के लिए हमने बीच में किसका सहारा लिया? कितना सीढ़ी इंग्लिश ग्रामर में? कितना? 3 ही सीढ़ी तो जाना है। कितना? घर में चढ़ते हो छत पे, कितना सीढ़ी है? 12। सब एक साथ बोल रहा है 12। ये कौन छत है रे जो सब चढ़ रहा है? तो अलग अलग होगा, कोई 12, कोई 14, कोई 20, कोई 25, कोई 40, कोई 80, ऐसे भी बोल सकता है ना? यानी कि इंग्लिश सीखना तुम्हारे छत पे, हाँ, जो नीचे से ऊपर आए हो ना, यहां फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के कंपैरिजन में ज्यादा टफ है कि इजी है? यहां चढ़ना ज्यादा टफ है ना भैया। यहां तुम 20 सीढ़ी चढ़ के आए हो और यहां कितना सीढ़ी है? 3। तो तुम बोलो कि सर हमको टफ लगता काहे है? उसके पीछे 2 रीजन। पहला बात, तुमने इसको ठीक से कभी पढ़ा नहीं जैसे पढ़ना चाहिए, और दूसरा, लोगों ने बोल बोल करके भारी कर दिया, भैया बड़ा टफ है, तुमसे ना हो पाएगा। तुम भी सोच लिए हाँ यार ये इतना सीनियर है, हम बोल रहा है, कैसे हो पाएगा? जैसे तुम लॉज में रहते हो ना, तो लॉज में क्या होता है, देखा सब अलग दिशा में बह रहा है। मान लो सब रेलवे के तैयारी में लगा हुआ है, ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, और तुमको देख रहा है इंग्लिश डेली पढ़ता है, तो बगल वाला आएगा, कहाँ पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल है, नहीं बोलता है तो ऐसे। फिर आएगा दूसरा दिन अलग आदमी, बहुत टफ है, फलनमा भी पढ़ता था उसका नहीं हुआ, क्या? तीसरा दिन आएगा और तुमको माहौल पूरा रेलवे वाला मिला हुआ है, फिर तुमको भी लगेगा टफ है, नहीं, तुमको सब समझ आ भी रहा है, फिर तुमको टफ लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि सब आदमी बोल रहा है, गलत थोड़े बोल रहा होगा। बात समझ आ रही? तो इसको कहा जाता है साइकोलॉजी। क्या होता है साइकोलॉजी? मान लो हम बोले इधर आ, कोई लड़का को बुलाए, उसका हाथ ऐसे पकड़े, बोले अरे तुमको बुखार लगा हुआ है, पूरा लड़का स्वस्थ है, हम ऐसे हाथ टच किए, बोले अरे बुखार लगा हुआ है, बोलेगा नहीं सर हम तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हुआ हमको। बोले अच्छा, हम गलत थोड़े बोल रहे हैं। दूसरा लड़का को बुलाए, बोले फिर इसका हाथ टच करो, वो लड़का भी झूठे बोल रहा है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे वो भी बोला बुखार लगा हुआ है। तीसरा लड़का को बुलाए, वो भी बोला हाँ यार तुमको तो बुखार लगा हुआ है। चौथा को बुलाए, अरे यार जाओ जल्दी डॉक्टर के पास जाओ तुम। 10 लड़का अगर आके अलग अलग बार बोलेगा ना उसको कि बुखार लगा हुआ है अलग अलग प्रकार से, तुम यकीन मानो उसके 11वां मिनट में 10 लड़का जो 10 मिनट में बोल के गया, 11वां मिनट में आपको बुखार लग जाएगा। अब आप दौड़ के जाएंगे डॉक्टर के पास कि देखिए ना डॉक्टर साहब चेक कीजिए तो हमको बुखार लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बात समझ आ रही है? और हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो वो 100% हम एकदम पढ़ा देंगे, एकदम फोड़ फाड़ तोड़म फोड़ मचा दीजिएगा, नहीं, ये सब काम आपको ही करना है, हम एक केवल माध्यम बनेंगे। अगर कोई बोलता है कि मेरे यहाँ आइए 6 महीना में तो पूरा विद्वान बना के भेजेंगे, उससे पूछिए कि आपके बाबूजी विद्वान बने हैं इंग्लिश में? शेक्सपियर, जिसको समझने के लिए ये जन्म कम है, उसने पता है क्या बोला? हम इंग्लिश का केवल 30% जानते हैं। हम कितना परसेंट बोलेंगे और तुम लोग, हमारा जो चेला है वो कितना परसेंट बोलेगा? तो दिक्कत यह है कि इंग्लिश का हमको केवल 1% आता है। कितना परसेंट? 1%। और अगर मेरे ज्ञान का 1% आपको हो गया, मतलब 0.01%, तो इंडिया के किसी एग्जाम में आप फेल नहीं कीजिएगा। बात समझ आ रही है? तो हम आपको 1% पढ़ाने जा रहे हैं, ना कि शेक्सपियर जितना जानता था उतना। बात समझ आ रही है? तो हम आपको केवल 1% पढ़ाएंगे। और कोई बोल रहा है कि तो गलत बोल रहा है, उससे पूछिए आपके बाबूजी का इंग्लिश कंप्लीट है जो आप मेरा करवाइएगा? दुनिया में आज तक किसी का हुआ ही नहीं, तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? तो हमको जहां से मतलब है, जो काम है वहां पे हम लोग को काम निकालना है।
अल्फाबेट को जोड़ के क्या बनाए, वर्ड को जोड़ करके सेंटेंस। अब कुछ लड़का को लग रहा होगा ये सब तो हमको आता है, तो भैया तुमको कितना आता है वो हमको भी पता है। तो अब मेरा काम क्या है, अब पहले ही दिन अब आपको उठा उठा के वर्ड मारने लगेंगे पूरा डिफिकल्ट डिफिकल्ट। अब आपको भी लगेगा क्या पढ़ा रहा है, बात समझ आ रही। तो बेसिक शुरुआत करने का तरीका किसी चीज का जैसे है वैसे ही चलना चाहिए। रे बनवनाहट मारेंगे चोटवा, ध्यान से देख इधर। अल्फाबेट को जोड़ करके क्या बनाए, अब वर्ड को जोड़ करके क्या बनाए, अल्फाबेट से कहां पहुंचना है, सेंटेंस के पास। अब माध्य बोल रहा अल्फाबेट से कहां, तो अब बताओ अल्फाबेट से हम लोग को कहां जाना है, सेंटेंस के पास। कैसे जाओगे बताओ, पैदल जाएंगे, पैदल कैसे जाओगे, नीचे नदी बह रहा है? नाव रहता तो कोई दिक्कत था, तैरना नहीं आता है, डूबोगे ना, तैरना नहीं आता है तो। अब बताओ क्या करोगे, पैदल जा नहीं सकते, तैरना आता नहीं, और हमको कहां पहुंचना है, दूसरे पार तो पहुंचना ही पड़ेगा। पागल आदमी पुल बना देंगे, कोई और कोई उपाय ही नहीं है, नाव नहीं है ना, तैरना आता नहीं, चल के जाएंगे तो डूब ही जाएंगे, इतना गड्ढा है। क्या बना देंगे, पुल, और पुल का नाम देंगे वर्ड। कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए ना। तो अच्छा अब सोच के देखो, पुल बनेगा बिना पिलर का, पिलर कहां है, पिलर कोई पुल देखे हो जो बिना पिलर का हो, हावड़ा ब्रिज, उसमें भी दो गो है चोटवा, एगो आगे एगो पीछे, ध्यान से देखो हम वहीं रहते हैं। तो हावड़ा ब्रिज में भी दो है, एक आगे एक पीछे। तो हमारा जो ब्रिज बनेगा उसका पिलर होगा 8, राम 2 3 4 5 6 7 8। पहले का नाम होगा नाउन, दूसरे का प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और लास्ट होगा इंटरजेक्शन। बात समझ आ गई। इसी में हम लोग पूरा घूमते रहेंगे। आई पिलर बनाने में हम लोग को टाइम लगेगा 6 महीना में हम लोग इधर से इधर क्रॉस कर जाएंगे। अल्फाबेट से कहां पहुंच जाएंगे, सेंटेंस के पास। क्रम क्या होगा, लगभग नाउन हम लोग पढ़ेंगे 1 महीना, बता देते हैं आपको, अभी चलेंगे फिर आएंगे, अभी तो टाइम बहुत है। प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग 1 मंथ, एडजेक्टिव भी 1 महीना चलता है, वर्ब चलेगा 2 मंथ्स, कहां वर्ब एडजेक्टिव यही है, वर्ब चलेगा 2 मंथ्स, और 1 महीना में तीनों को निपटा देंगे, 6 महीना हो गया। बात समझ आ रही है, ध्यान से सुनिए। रे ये दोनों का अलग कर, पहले रे छोटी कना इधर आ, उठो वहां से, इधर आके बैठो, इधर आ, और दोनों कहा जा रहे रे, बैठ तो है, बैठ वहीं, एगो इधर आ, चल इधर, मारे की बतिया रहे, कौन टॉपिक पे चर्चा कर रहा हो, इकोनॉमिक कंडीशन भारत का खराब चल रहेगा है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी पे चर्चा कर रहा है, नहीं, ध्यान से सुनना बाबू। सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो हम लोग का है वो कौन है, सेंटेंस। ध्यान से सुनिए, जब किसी सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे तो मेनली हमको 3 पार्ट में सेंटेंस डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अरे सीखना तो हम लोग को सेंटेंस बनाना ही है, माध्यम हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनोगे, किसी भी वाक्य में जो चर्चा का विषय होता है, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं और कौन जो है वो काम को कर रहा है, तो जो चर्चा का विषय होता है या कार्य का करने वाला होता है, ध्यान से सुनना, जो चर्चा का विषय होगा या फिर कार्य का करने वाला हो। जैसे एक बात बताओ, मान लो हम तुमको बोले कि शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, एक बात बताना, अब यहां पे शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम किया कि वो चर्चा का विषय है, इस सेंटेंस में चर्चा का विषय है, तो अब बताना चर्चा का विषय है तो चर्चा का विषय कौन होता है, सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा,
शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब बोले राम ने रावण को टपकाया, राम किल्ड रावण, किसने टपकाया? काम को किया कौन? राम। तो राम क्या हो गया? बोल रहे काम किया कौन? बोल रहा है रावण। क्या रावण का काम किया? तो बोले सीता को किडनैप करने का। तो सीता को जब किडनैप किया होगा तो उस समय सब्जेक्ट रावण होगा। तो जो काम का करने वाला होता है या चर्चा का विषय होता है, जैसे अगर तुमको हम बोले मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है मोदी, मोदी के बारे में मोदी क्या होगा? सब्जेक्ट। जैसे मान लो अगर हम बोले रमेश इज एन इंजीनियर, चर्चा का विषय रमेश, तो रमेश क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मोहन ने सोहन का मदद किया, मोहन हेल्प्ड सोहन, जो चर्चा का विषय होगा या कार्य का करने वाला। तो यहाँ पे काम हो रहा है हेल्प करने का, किसका हेल्प हुआ? सोहन का। तो मोहन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट समझना, यदि किसी सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो प्रश्न करेंगे आप हु से। किससे? किससे? नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? पता चल गया ना सब्जेक्ट कौन है। राम किल्ड रावण, हु किल्ड रावण? सब्जेक्ट मिल गया। हु से प्रश्न करने पे जनरली हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। अच्छा, चर्चा का विषय है, कार्य का करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। अब बाबू ने जो एक्शन और पोजीशन को दर्शाए, एक्शन या सॉरी नहीं गलत बोल रहे, हाँ ठीक ही तो बोले, वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो क्या काम किया है, ध्यान से सुनना। वर्ब क्या होता है? जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। कोई काम वहां हुआ है, कोई कार्य किया गया है, तो वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। बोलोगे सर ये पोजीशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। मान लो अगर यहां पे लिखते हैं राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, तो राम के पोजीशन को यहां कौन बतला रहा है? डॉक्टर। लेकिन इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में जो इज हेल्प किया है, अब तुम बताना ना, इज को हटा दो तो कोई सेंटेंस बनेगा? राम ए डॉक्टर था कि है तो इज लगाओ, तो राम इज अ डॉक्टर। अब काम किया क्या? जैसे अब लिखे थे आप राम किल्ड रावण, यहां काम हुआ है किल करने का, तो रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सॉरी, रावण ऑब्जेक्ट हो गया। किल क्या है? वर्ब है। किल क्या है? वर्ब है। तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन और पोजीशन को दर्शाता है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, पोजीशन दर्शाने वाला जो है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। मेनली जो हमारा वर्ब है वो है एक्शन वाला। अब वर्ब को समझने का तरीका देख लो कि वर्ब कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बाबू रे, साधारणतः हिंदी का वो शब्द जिसका अंत ना से होता है, किससे? वो सब का सब वर्ब है। आना जाना, खेलना, तोड़ना, फोड़ना, कूटना, छिटना, लुटना, उठना, बैठना, ये सब का है? वर्ब है। ऐसे पढ़ा रहे थे कि भाई ना वाला सब वर्ब होगा। लड़का खड़ा हुआ, बोला सर, बोले क्या हुआ? बोला मेरा भैया का नाम है मोहना। क्या है? मोहना। तो मोहना वर्ब होगा कि नहीं, सोच के देखना। अरे किसी पर्सन का नाम है तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मोहना भी तो वर्ब है, किसी को अपने प्रति आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। बोला अच्छा। बोला वो रहता है हमारे भैया पटना में रहता है, तो पटना भी तो वर्ब है, किसी के बस में हो जाना, पटना है। तो फिर बोला, फिर चुप नहीं होगा, फिर खड़ा हुआ, फिर बोला नाना। क्या बोला? तो भैया थेथोलॉजी के सामने हाथ जोड़ना पड़ सकता है, नाना कोई वर्ब ही नहीं है। जैसे तुम बोलोगे चना, वो वर्ब है। नॉर्मली अंत ना से होता है, जो किसी कार्य को दर्शा रहा होगा कि कोई काम हो रहा है, और हर सेकंड में कोई ना कोई काम होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ये काम है, तुम देख रहे हो वो भी काम है, तुम उससे बात कर रहे हो वो भी काम है ना? तो जो भी होगा एक्शन को दर्शाएगा उसे क्या कहा जाएगा? वर्ब। और जनरली इसका अंत किससे होगा? ना से। यहां एक काम किया है और वहां एक काम हुआ है, और काम के करने से जो काम हुआ है उससे कोई ना कोई प्रभावित होगा। तो जो किसी के कार्य से डायरेक्टली, अरे कॉपी बंद करके इधर सुन ध्यान से, तुम बंद करो कॉपी, पीछे वाला धत नोटबुक खोल करके पता नहीं नोटबुक में क्या ऐसे कर रहा है, बैठे मन नहीं लगता है, क्या करेगा? सुनेगा ध्यान से। अरे ये तो नहीं लग रहा है कि मतलब उब रहे हैं, मजा आ रहा है यार, पढ़ो आराम तक, ऐसे आराम से हम लोग 6 महीना तक ऐसे पढ़ेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है ना? पहला ही दिन इतना परेशान हो
लग रहा है कि उसका गलती नहीं है, उसको लग रहा है सब कुछ दिमाग में जा ही रहा है तो इधर उधर करते हैं, 2-3 काम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, काम अगर कोई किया है, कोई काम हुआ है तो कोई ना कोई प्रभावित होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली प्रभावित हो, इनडायरेक्टली प्रभावित हो, उसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे देखने से भी हम प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि तुमको नहीं लग रहा होगा कि सर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से निकला हुआ प्रकाश हमसे आके टकरा रहा है और टकरा करके वापस जा रहा है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, कोई भी चीजें होती हैं, जैसे अब मान लो अचानक से कोई चीज होता है, जैसे 2 दिन 4 दिन का क्लास हो जाएगा, फिर हम यूज टू हो जाएंगे, फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे देखने से हम प्रभावित हो रहे हैं। इसको ठपठपाओ, ये प्रभावित होगा, इसको ठपठपाएंगे, ये प्रभावित होगा। तो जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है, जैसे राम किल्ड रावण, वहां पे प्रभावित होने वाला कौन है? रावण। वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। मोहन ने सोहन का मदद किया, मोहन हेल्प्ड सोहन, मोहन के हेल्प करने से प्रभावित कौन है? सोहन। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम 2 वर्ड दुनिया में, देखो आपको एक बात बता दें, जब वर्ब का उत्पत्ति हुआ तो वर्ब को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया ऑब्जेक्ट के आधार पे, जिसमें एक को कहा गया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को कहा गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ना वाला 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। उसमें एक बताएगा कि ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट है और इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपके सामने समस्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पता कैसे लगाना है। यदि आपको भाट या हुम का आंसर मिल गया, भाट का मतलब क्या? भाट का मतलब क्या? क्या? वही क्या? हुम का मतलब किसको? यदि भाट या हुम का आंसर मिल गया, समझो वहां ऑब्जेक्ट है, और भाट या हुम का आंसर नहीं मिला तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बोलो जहां ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम बोलेंगे, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वहां पे भी वर्ड कुछ आया है तो उसको कंप्लीमेंट बोलना। ध्यान से सुनो, भाट या हुम का आंसर मिल गया, जैसे एक बात बताओ, वी आर सिटिंग इन द रूम, हम लोग कमरे में बैठे हैं, सब्जेक्ट कौन है? बी। तो सब्जेक्ट तो बी हो गया। अब वर्ब हो गया कि काम कर रहे हैं, सिट बैठे हुए हैं, तो बोलोगे आर का है, अरे भैया इसको हेल्प करने आया है, ये भी वर्ब ही होगा। तो सिटिंग हो गया काम, कहां बैठे हैं? कमरे में। तो ऑब्जेक्ट कौन? नहीं, यही तो गलती है। ध्यान से सुनिए बाबू रे, यहां पे हम लोग कोई काम किए हैं उससे ये प्रभावित हो रहा है, नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो तुमको क्या बोले? ऑब्जेक्ट। रह फोन बंद कर, छोटे भाई से लगा के सुन रहा है, कहीं वो वाला चक्कर तो नहीं ना है कि फोन लगा दो ना, हम तुम्हारी सांसों को सुनना चाहते। ये ऑनलाइन वाला दुनिया क्या ना करवाए। ध्यान से सुनो, तो बाबू रे, इन द रूम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको क्या बताए? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भाट या हुम, तो तुम पूछो ना, भाट से पूछो, बी आर सिटिंग भाट, मिला आंसर। हम लोग क्या बैठे हैं? कोई मतलब है? बी आर सिटिंग होम, हम लोग किसको बैठे हैं? नहीं मिला। और जहां आंसर नहीं मिला वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसका नाम देंगे हम लोग कंप्लीमेंट। क्या नाम देंगे? तो ये क्या है? पूरक है। कंप्लीमेंट को कहते हैं पूरक। बस ये क्या किया कि भैया ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम आपको बताएंगे कंप्लीमेंट डिटेल्स में, अभी आप समझ जाओगे। जैसे एक बात बताओ, मान लो हम यहां पे लिखे मैं रोटी खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ब्रेड। अब बताओ सब्जेक्ट आई होगा ना हो, और एम ईटिंग वर्ब हो गया, और ब्रेड जरा सोचना कंप्लीमेंट होगा कि ऑब्जेक्ट? आई एम ईटिंग व्हाट? ब्रेड। ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर तुमको कोई पूछ दे सिटिंग ट्रांजिटिव वर्ब कि इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या बोलोगे? यहां देखो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पास ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक बात बताओ, मान लो अगर तुमको हम बोले बी आर आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग व्हाट? आंसर नहीं है। आई एम टीचिंग हुम का आंसर है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी है, तो ये टीच क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन जरा सोचना, मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग, का हंस रहे हैं? मुंह से कुछ हंस दिए का? जैसे तुम हंसते हो तो मुंह से कुछ हंस देते हो, किसको हंसते हो? पकड़ के हा हा हा,
नहीं चलेगा ना। तो ये लाफिंग जो होगा ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव भाव? इंट्रांजिटिव भाव। जैसे बताना ही इज ए डॉक्टर, यहां पे ही कोई काम किया है? अरे सोचो, ही ने कोई काम ही नहीं किया, और जब काम नहीं किया तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये डॉक्टर क्या है? कंप्लीमेंट है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता ने कोई काम किया नहीं, भगवान बनाए ना। तब बताओ ब्यूटीफुल क्या होगा? ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का अंतर समझ आया? अरे भैया, जहां भाट हुम का आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट नहीं है बाकी सब क्या है? कंप्लीमेंट है। बाकी कंप्लीमेंट को हम लोग आराम से देखेंगे, इतना जल्दी नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ गए? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करोगे? भाट या हुम। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु। अब वर्ब का पता लगाने के लिए हिंदी में अंत में ना ढूंढेंगे बाबू रे, तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट होने का अधिकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला हुआ है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो हमारा पहला जो टॉपिक निकल के आएगा ग्रामर का वो कौन होगा? तो लोग वर्बे से शुरू कर देता है। अरे भैया, पहले सब्जेक्ट बना ले फिर वर्ब बनाना। तो सब्जेक्ट होने का अधिकार दिया गया है नाउन या प्रोनाउन को। अब आपको जान के हैरानी होगा, नाउन ही इंग्लिश नहीं है। जैसे नाउन का हिंदी आप लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो कोई पूछे संज्ञा का, बोले कि पता। संज्ञा को तुम ब्रेक करोगे तो कुछ मिलेगा जिससे पता चले कि ये नाम होता है? तो नाउन लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका इंग्लिश होता है नेम। इंग्लिश क्या होता? नेम। और हिंदी होता है नाम। हिंदी क्या होता? नाम। दुनिया का जितना भी मानव ऐसा खूंखार प्राणी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम नहीं है। इसलिए नाउन का प्लेन डिफिनीशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितना भी, जो भी आप बैठ करके जितना चीजों को आप देख पा रहे हैं, सब का सब नाउन है। बोर्ड नाउन, कैमरा नाउन, लाइट बल्ब नाउन, लैपटॉप बोतल नाउन, मार्कर नाउन, माइक नाउन, मोबाइल नाउन। जो भी आप देख पा रहे हो, टेबल चेयर जो भी देख पा रहे हो, सब का सब क्या है? नाउन। और दुनिया में अब पता है मानव इतना खूंखार है जिसको कोई देख नहीं सकता, उसका भी नाम दे दिया। तुम बैठे हो सर, हवा नहीं लग रहा लो, काहे? बल पंखा बंद हो। तो भैया हवा लग तो दिखता है नहीं, तब फिर भी आप उसका नाम दे दिए ना। बोला एकदम ईमानदार है, ईमानदारी कूट कूट के भरा है। बोले हाँ चोटवा, तुम ही बात से डाला था ना, तुमको तो पता रहेगा ही। ईमानदारी को कोई देख सकता नहीं, फिर भी उसका क्या है? नाम। एक लड़का से पूछे नाउन का डिफिनीशन बताओ, बोलता है कुत्ता भी होता है अपने गली का किंग। कुत्ता भी होता है अपने गली का किंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ध्यान से सुनोगे, दुनिया का जितना नाम है सब का सब क्या है? नाउन। बाबू रे, नाम तो सब है, लेकिन जब नाउन को कास्ट के आधार पे, नंबर के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जब नाउन को आप कास्ट के आधार पे देखोगे तो मेनली निकल के आता नाउन 5 भाग में। कितना भाग में? 5 भाग में। उसको ध्यान रखने के लिए पश्चिम बंगाल में कोयले की कंपनी है जिसका नाम है पकमा। क्या है? पकमा। पीसीसीएम में पकमा, जिसमें पी बताएगा कि भैया हम नाउन है प्रॉपर। कौन नाउन है? सी बताएगा कि हम कॉमन हैं। क्या है? अगला सी बोलेगा कलेक्टिव बना लो, कलेक्टिव नाउन। एम बोलेगा कि हम मटेरियल हैं, मटेरियल नाउन। ए बोलेगा कि भैया हम तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझ आ गई? नाम ध्यान रहेगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। बोलता है ये तो सबको आता है, प्रोनाउन वाला नाम बता दो। आता है? बोल रहा है व्यक्तिवाचक, हिंदी में बता रहा है। व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तुमको क्या लगता है? संबंधवाचक हम ना पढ़े हैं? सब पढ़े हैं हम। तुम जो पढ़ रहे हो तुम जो कर रहे हो उसमें हम पीएचडी कर लिए। तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट।
प्रोनाउन का भी नाम याद रखना सिखा देंगे, पूरा जन्म नहीं भूलोगे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हो जाएगा। तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट 10 मिनट में हम इसको बता देंगे कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट ये सब क्या है। ध्यान से सुनो। तो पहला, हाँ बताओ। नहीं, फोन नहीं, फोन रखो, पहले काट दो। कुछ भी आपके जीवन में सुन लो ध्यान से, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम तो अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास फोन है, चलो फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है। हम लोग के समय में था ही नहीं फोन। हम लोग के समय में ये नहीं समझना गांधी जी के साथ पैदा हुए थे हम, तो हम लोग के समय में मतलब हम लोग उस जमाने से हैं जब फोन था ही नहीं। जब 999 में एयरटेल पे केवल पता है वो क्या रिचार्ज होता था, लाइफ टाइम टॉक, लाइफ टाइम जो क्या बोलता है उसको, नहीं 999 में रिचार्ज होता था ना, उसमें लाइफ टाइम तुमको फोन आएगा, इनकमिंग, लाइफ टाइम इनकमिंग वैलिडिटी वाला। सुने हो तुम लोग? नहीं सुना होगा। तो और एक तो फोन था ही नहीं, फोन जब आया तब ये सिस्टम। अब फोन पहले गांव में एक आदमी के यहां हुआ करता था और वो बुला करके बात करवाता था, 5 रुपया लेता था केवल बुलाने का, बात करवाने का छोड़ दो। अब 5 मिनट से ज्यादा हुआ तो 5-5 रुपये मिनट लेगा वो। हाँ, 5 रुपया 5 मिनट का, और उसके बाद 5-5 रुपया। उसके बाद फिर जब थोड़ा आगे बढ़ा तो बीच में रिलायंस कूदा, बोला 999 बेकार है, 99 रुपया में रिचार्ज करो। उसके बाद फिर रिलायंस जब आया, उस समय रिलायंस अनिल अंबानी के अंडर में था शायद, ठीक है ना। उसके बाद अरे कान में फोन लगे लेगा, ऐसे कर रहा है पेन ले करके। उसके बाद फिर हम लोग देखे चाइनीज फोन चला, चाइनीज फोन 4 सिम वाला, 2 सिम वाला, 3 सिम वाला। फिर आया गैलेक्सी का जमाना, सब देखे हम लोग, करवट लेते देखे हैं कैसे कैसे बदला। तो हम लोग के पास फोन नहीं है। अब बी आर लकी की फोन नहीं था मतलब रखते नहीं थे, घर वाला देवे नहीं करता था। अभी तो नहीं देगा तो जेबे पढ़ने ही नहीं जाएंगे। तुम फोन नहीं दोगे हम पढ़ने थोड़े ना जाएंगे। हाँ क्यों पूछ, अब लेता भी कैसे? अरे भैया हनु सर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अभी मोबाइल नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे? बहाना बनाएगा बड़ा बड़ा। करेंट अफेयर्स का क्लास करना रहता है, आपको समझ में आता है? दुनिया, माँ बाप को ऐसे समझा रहा है दुनिया कितना आगे निकल गया है, और आप हमको फोने नहीं दे रहे हैं। अब बेचारा नहीं देने के पीछे तो कारण है कि पैसा नहीं है। तुम लोग तो मानोगे नहीं, बाप भी सोचता है चलो यार दे दो यार, पढ़ेगा नहीं कम से कम। अब फोन लेने के बाद तो फिर उसका अलग दुनिया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का। तो हमारा दोस्त था वो मेरे साथ, अभी स्कूल टीचर है। तो बहुत दिन के बाद बेचारा बहुत एज हो गया, फिर स्कूल टीचर ही बनोगे, ज्यादा एज हो जाएगा तो स्कूल टीचर ही बनोगे, क्योंकि इसका वैलिडिटी 40 साल तक रहता है। कब वैकेंसी आए पता नहीं, पैसा दे के भी काम हो जाता है। तुम लोग के यहाँ भी तो हो ही रहा है, तुम लोग के यहाँ तो वैकेंसी नहीं आ रहा है। सुने आप, फिर सुने कि पटवारी वाला में मतलब तांडव मचा दिया एक कॉलेज वाला। तो बोले तांडव में वही सबको ले लेना चाहिए था जो फर्स्ट आई उसका इंटरव्यू हम देख रहे थे। हम समझ गए कैसे आई फर्स्ट। तो वो बेचारा क्या करता था, मेरे पास फोन नहीं था। तो जैसे होता है ना कि पड़ोसी को पड़ोसी से जलन, उसको मेरे पास फोन नहीं है तो तुम मेरे सामने बात क्यों करेगा, नहीं बात करने देंगे। तो वो क्या करता था, एक ही रूम में रहना है, अब पता चलेगा कि वो दूसरा रूम ले लिया है, तो हम उसका, मेरे गांव का लड़का था, तो हम कह देंगे उसके मम्मी को कि तो हमारे साथ रहबे नहीं करता है, तो रहेगा भी चोटवा साथ है। क्या किया था ना कि बेड जो रहता है ना बिछाने वाला, लकड़ी वाला बेड, उसके पैर के 4 पैर के नीचे 3-3 ईंटा लगा दिया था, और अंदर में रहता था, अंदर में रहता था पूरा। आज सुबह उठेगा झाड़ू लगाएगा अंदर में। बोली का नया नियम चालू किया है रे, तू अंदर काहे सोता है? हमको कुछ समझ ही नहीं आता था। अब चोटवा देखे कि रात होता है, 9-10 बजता है, फोन लेकर के लग जाता है। आप फोन लेके लग जाता है, लेकिन पता है मतलब आई सब बात करने का बाले का भी तरीका देखो। वो छोटवा का बतियाता था, कितनों सुनने का प्रयास किया, आज तक नहीं सुनाई दिया। तो कितना कितना होता है, माँ के बगल में बात हो जाता है, माँ को पता भी नहीं चलता है।
वो तो ज्यादा दूर था, डिस्टेंस वहां फिर भी था। खैर कोई बात नहीं। तो लाइफ में एकदम ध्यान रखना, कुछ भी लाइफ में करना हो सबसे पहले मोबाइल को आग लगाओ। ये मोबाइल ही है जो सारे समस्याओं का जड़ है। तो हम लोग के समय में फोन आता था घर से, तुम जैसे क्या कहेगा कि घर से फोन आ रहा है, अरे घरे आग थोड़े ना लग गया होगा, अब आग लगिए जाएगा तो तुम क्या कर लोगे, 10 मिनट के बाद बुझा लेना। जैसे तुम यहां से भागोगे ना दौड़ करके, क्या करोगे बताओ? अगर बहुत ज्यादा आफत विपत आ गया तो क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा घर की ओर दौड़ोगे। लेकिन मदद करने वाले तो वही लोग होंगे जो बगल में होंगे। हम कुछ कर पाएंगे बोलो? अभी फोन आ जाए कि चलो भैया तुम्हारा दादा मर गया, बुढ़वा मर गया इससे पहले ही, तो फोन आ जाए कि चला गया, गुजर गया, क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ हो सकता है? दौड़ के भागेंगे। तो सुविधाएं दी हैं, चीजों ने सुविधा हमको मिला है, बट इससे ज्यादा हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि जब आप पढ़ते हैं तो कम से कम अपना मोबाइल ऑफ रखिए, ठीक है? तब कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। ऑफ रहेगा तो कोई बात नहीं, निकलोगे उसके बाद आधे घंटे के बाद कर लेना, क्या ही बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनो। तो प्रॉपर नाउन, पहला हम लोग का नाउन कौन है? प्रॉपर नाउन। नाउन है तो नाम होगा प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर का मतलब क्या? प्रॉपर का मतलब क्या? प्रॉपर का मतलब फिक्स। मतलब वहां पे हम बोलेंगे प्रो फिक्स, फी को हटा के प्रॉपर फी कर दो, होगा? नहीं होगा ना। सुनोगे ध्यान से। अगर हम तुमसे पूछे कि तुम्हारा कहां घर है, तो तुम बोलोगे कि सर ग्वालियर। हम बोलेंगे कहां? ग्वालियर गांव? नहीं नहीं सर, प्रॉपर ग्वालियर। हिंदी में बोलोगे ग्वालियर खास। प्रॉपर का मतलब खास। वैसा नाम जो किसी का पार्टिकुलर हो, जिसपे सबका अधिकार नहीं हो, वो कौन नाउन है? जो किसी का खास है, बोल रहा है कॉमन। अरे सुन लिया करो क्या बोल रहे हैं। बोले जो किसी का खास नाम हो उसे क्या कहेंगे? बोलता है कॉमन। वो सोच रहा है प्रॉपर में हो, हम कॉमन में चलते हैं। खास नाम है वो प्रॉपर है। अंतर समझने के लिए कॉमन का भी डिफिनीशन समझ लेते हैं। जैसे आप अगर कॉलेज गए होंगे तो कॉलेज वाले में हिस्ट्री वाले का अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री वाले का अलग, फिजिक्स वाले का अलग, लेकिन एक कॉमन रूम लड़कों के लिए रहता है। तो कॉमन रूम में किसी खास सब्जेक्ट का लड़का जाके बैठेगा कि कोई भी? कोई भी। तो जब कोई भी जाके बैठेगा मतलब कॉमन नाउन पे अधिकार सबका होगा। प्रॉपर में किसी खास का, कॉमन में अधिकार सबका है। यानी प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, और जिससे उस प्रकार के सारे वस्तुओं का बोध हो, व्यक्तियों का बोध हो, वो कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। जो कॉमन रूप से किसी कास्ट को या कम्युनिटी को दिया जाए उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। समझना जरा ध्यान से। जैसे हम बोलेंगे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी वो बोलेगा हम भी सर, वो बोलेगा हम भी सर, वो बोलेगा हम भी सर, ये बोलेगी हम भी सर। विद्यार्थी कोई भी हो सकता है। लेकिन अब बताओ, अगर हम बोले रमेश, सब हाथ उठा पाएगा? तो रमेश सबका नाम है कि किसी खास का? किसी खास का। तो जब खास का होगा तो रमेश कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। लेकिन जरा सोच करके देखो, और हमने जो विद्यार्थी बोला वो प्रॉपर होगा कि कॉमन? उस पर सबका अधिकार है। जैसे एक बात बताओ, हम बोलेंगे गांव, तो गांव कोई भी हो सकता है। अरे चैन, चैन नहीं है तुमको? चैन लगा रहा है बैग, बैग का। तो ध्यान से सुनना। तो हम क्या बोले? गांव। गांव तुम्हारा भी गांव, उसका भी गांव, उसका भी गांव, मेरा भी गांव, सबका अपना अपना गांव है, लेकिन सब कॉमन हम यूज कर सकते हैं विलेज को, तो कॉमन नाउन। लेकिन अब बात करेंगे हम जीरादेई। जीरादेई राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे, तो जीरादेई सभी गांव का नाम है कि किसी खास? किसी खास। तो खास का नाम हो गया कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। और गांव कौन नाउन? कॉमन नाउन। होगा कि नहीं? सोच करके देखना। नदी कोई भी हो सकता है ना? नदी बोलेंगे तो गंगा नदी भी नदी है, चंबल भी नदी है, गोदावरी भी नदी है, सब नदी नदी ही है। लेकिन अब बताओ, हुगली सब नदी का नाम है कि किसी खास नदी का नाम है? खास नदी का नाम है। कौन नाउन? लेकिन नदी कौन नाउन? अच्छा, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे भगवान। क्या बोलते हैं? हे भगवान। जैसे बोले भगवान खुश थे, सब उठ के चल आए। राम भगवान भी आ रहे हैं उधर से, गणेश जी भी आ रहे हैं, लक्ष्मण नहीं, शिव जी भी उधर से दौड़ के चले आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं। अरे भैया हमको बुलाए, क्या बात है? सब चले आएंगे। लेकिन तुम बोलो हे राम, हनुमान जी पीछे जाएंगे। प्रभु का नाम पड़ता है, मेरा नहीं। लेकिन जरा सोच के देखो, शिव भगवान अब आप आएंगे?
नहीं, तब कृष्ण भगवान नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सबका नाम बोले हैं कि किसी खास का? खास का कौन नाउन होगा? प्रॉपर। भगवान में भी अंतर है। एक वो भगवान होता है जो बोलते हैं ईश्वर एक है, और एक भगवान जो सबको आप भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। तो इन दोनों में भी अंतर है, हम आपको आर्टिकल में समझाएंगे। ठीक है, एक गॉड प्रॉपर नाउन है, एक गॉड कॉमन नाउन है। एक बार आर्टिकल लगेगा, एक बार आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब आर्टिकल में। तो अब बताना, अभी जो आप भगवान बोले वो कौन नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन जरा सोचो, राम प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना, जैसे आप बोलोगे कंपनी, कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, कॉमन। लेकिन सोचो रिलायंस प्रॉपर हो जाएगा। बात समझ आ रही? शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्वालियर प्रॉपर। ध्यान से सुनो, प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। पूरे कास्ट और पूरे समुदाय का बोध होगा, उसे क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन। एक बात बताना, मान लो, अच्छा इसको ऐसे ध्यान रखना, नाम में से वैसा नाम जो किसी का बपौती हो, आपका नाम सब कोई प्रयोग कर पाएगा? प्रॉपर है। और नाम में से वैसा नाम जो सुलभ शौचालय हो, कोई भी जा सकता है। कौन नाउन? कॉमन नाउन। खास नाम प्रॉपर है, सबका अधिकार हो, क्या है? कलेक्टिव बना, कलेक्ट से, कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, जमा करते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के भीड़ बनाता है। तो वैसा नाउन जो कलेक्शन को दर्शाए, भीड़ को दर्शाए, समूह को दर्शाए, संगठन को दर्शाए, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी जो भीड़ को दर्शाएगा, समूह को दर्शाएगा, कलेक्शन को दर्शाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड बोलते हैं, लोगों के भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड। जैसे पुजारी लोगों का भीड़ हो गया, उसे क्या कहा जाएगा? कांग्रीगेशन, पुजारियों का समूह। जैसे महिलाओं का, लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है बीभी, बीभी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। ये क्या है? कलेक्शन को दर्शा रहा है ना। जैसे एक वर्ड है गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, क्लस्टर, ये तीनों का मतलब होता है तारों का समूह। ओ वाला नहीं जो चल ले चले तुझे तारों के समूह में, तारों के शहर में है ना। तो यहां पे लेके पहुंच जाओ, गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, क्लस्टर में। एक लड़की बोल रही थी, बेवकूफ बना दिया। बोला काहे? तो बोला कि जो तारों के समूह में बोला, तारों के शहर में। तो बोले कहां लेके गया था? बोला चौक पे ले गया, ढेर सारा वहां तार था, वायर था, वहां पे कह रहा है तारों के शहर में आ गए हम लोग। तो अच्छा, वो तारों का शहर, वो स्टार वाला बात हो रहा है नहीं। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन या क्लस्टर। ये सब क्या है? समूह को दर्शा रहा है। क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बाबू रे, प्रॉपर नाम, खास नाम, सबका अधिकार हो, कॉमन। भीड़ को दर्शाए, कलेक्टिव। A noun that can be measured or weighed but cannot be counted easily is called countable noun. मटेरियल है जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन आसानी से अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, वो कौन नाउन है? मटेरियल नाउन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम तुमको बोले राइस, बोलेगा एक मुट्ठी दो, हम गिन के बताते हैं। अरे भैया हम क्या बोले हैं? कैन नॉट बी काउंटेड इजीली, आसानी से नहीं गिन सको, वो कौन नाउन है? चावल को आसानी से गिना जा सकेगा, बाटर, मटेरियल नाउन। सिल्वर, अच्छा कैसे सिल्वर? कैसे जाके बोलते हैं कि एगो सिल्वर दे दो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे ही खरीदते हैं ना। तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गिनती संभव नहीं है। ऊपर वाले तीनों का गिनती संभव था, लेकिन मटेरियल नाउन का गिनती संभव नहीं है, आसानी से नहीं गिना जा सकता, वो कौन नाउन है? मटेरियल नाउन। बोलोगे प्रॉपर का गिनती संभव कैसे? अरे ऐसे थोड़े ना बोलेंगे यार, महात्मा गांधी 100 ग्राम नेता थे, गिनती में है तो एक नेता थे। मटेरियल नाउन है कि इसको आप माप तौल सकते हैं। जैसे हम तुमको ये नहीं बोल सकते कि एक पानी लेके आओ, बात समझ आ रही है? तो मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब अरे जो अब्स्ट्रैक्ट है ये फीलिंग को दर्शाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग। जो फीलिंग को दर्शाए, भावना को दर्शाए, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। जैसे एक बात बताना, जिसे देखा, ऐसे इसको आप डिफिनीशन थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल आप उसको फील कर सकते हो, वो कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मान लो अगर गर्मी लग रहा है, मान लो हमको गर्मी लग रहा है, तो गर्मी लगता है तो गर्मी दिखता है क्या?
आपको हो सकता है भीग गए हो तो पसीना दिख रहा हो, लेकिन गर्मी को देखा नहीं जा सकता। आप क्या बोलते हैं, उसके आंखों में मैंने क्रोध देखा है, क्रोध गुस्सा देखा है। अरे भैया आंख लाल हो गया होगा, मुंह बड़ा हो गया होगा, गुस्सा आप देखे कैसे? गुस्सा को देखा नहीं जा सकता। कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लोग देखो कितना गलती करता है। शिव भगवान का पूजा जो शिव चर्चा होता है ना, उसमें देखना महिलाओं को बोलते हुए सुनना, हे भगवान आप हमको दया दिखाइए, आपने दया दिखाइएगा तो के दिखाएगा, मेरे सिवा आपके सिवा मेरा दुनिया में है कौन आपके सिवा, और आप भी दया नहीं दिखा रहे हैं तो थोड़ा दया दृष्टि डालिए प्रभु। तो क्या बोलते हैं? दया दिखाइए। भगवान को बोलते हैं दया दिखाए। अरे भैया भगवान खुद ना दया देखें तो आपको क्या दिखाएंगे? क्योंकि दया कोई देखने की चीज नहीं है। ये सिंपैथी जो है वो केवल महसूस किया जा सकता है। कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझ? बल हम दया देखे हैं सीआईडी में सीआईडी में नहीं रहे, हाँ सीआईडी में ही तो है, था अभी तो बंद हो गया नहीं तो। हाँ तू लोग को ये सब पूरा पता रहता है, पढ़ाई का बात छोड़ के तू लोग पता है हमको एकदम। तू लोग और नहीं तो एगो आप बोलेगा हम टीएम के ओसी में भी देखे, तारक मेहता का उल्टे चश्मा में दया अभी वो भी नहीं आ रही, बहुत दिन से दोनों गायब हो गया है। तो वो अरे वो तो पर्सन का नाम हो गया ना यार, हम बात कर रहे हैं सिंपैथी का। अब तुम दया लिखने के लिए ऐसे ना थोड़े ना लिखोगे कि सिंपैथी इज अ कैरेक्टर इन टीएम के ओसी। अरे भैया सिंपैथी थोड़े कैरेक्टर है, कैरेक्टर कौन है? दया है, ये है नाम है, और नाम को सिंपैथी लिख रहा है। और देख लो बोलता है तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है अच्छा तुम ही बताओ, किसी के आंख में आंख डाल के देखो, सब सेम सेम दिखेगा, कुछ अलग नहीं होता है। वो तुम्हारा फीलिंग है, तो वो जो लव है वो कौन नाउन हो जाएगा? नाप तोल दोगे तब केवल फील किया जा सकता है, वो कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। खास नाम, सबका अधिकार हो, समूह को दर्शाए, मापा या तौला जा सके, फीलिंग याद रहेगा। एग्जाम्पल देखो कैसे खत्म हो जाएगा नाउन। हम तुमको बोलेंगे अच्छा इसको क्या बोलोगे? अंगुली, फिंगर। अच्छा एक बात बताना, अंगुली फिंगर हो गया, और जब पार्ट्स ऑफ बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट्स का बॉडी का कोई भी पार्ट्स आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिंगर को हम प्रॉपर बोल सकते हैं अभी के लिए, है ना। अच्छा ये पांचों 10 अंगुली को मिला करके मुक्का बनाए, किसी के मुंह पर देना है। अब ये कलेक्शन में आ गया, कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन। चाकू रखा था हाथ पे, मारे ब्लड गिर रहा है, ब्लड कौन नाउन? मटेरियल नाउन है। हमको दर्द हो रहा है, दिख रहा है तुमको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कोई लड़का को बोले रहे जाओ सिगरेट लेके आओ, जाने नहीं लगना रहे, हाँ पता चले इधर बोले नहीं कि उधर निकल गया, आते हैं कहा है भैया सर का हुक्म है तो कोई लड़का रहेगा ना समझ लड़का रहेगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। हमको तो लगा सिगरेट आ भी गया तो और जो समझदार लड़का रहेगा वो क्या कहेगा, सर कौन सा सिगरेट लाऊं? हाँ चांस, बिल्स, गोल्ड फ्लैग और काका होता है। तू लोग का अनुभव ज्यादा होगा। देखो देखो आप 3-4 नाम बोल दिया, उसको तो देखो। सबका अपना अपना अनुभव है, हम क्या कर सकते हैं। तो हम चलो उसको बोले गोल्ड फ्लैग लेके आना। गोल्ड फ्लैग कौन नाउन? अरे सब सिगरेट का नाम गोल्ड फ्लैग है कि किसी खास? प्रॉपर हो गया। सिगरेट के बारे में सोचो, कोई भी सिगरेट हो, कोई ब्रांड का ले लो, वो क्या होगा? सिगरेट ही होगा, कॉमन होगा। मान लो मेरे हाथ में सिगरेट का पैकेट है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ही उधर आता है। मान लो कि हाथ में सिगरेट का पैकेट है, इतना ही रहता है, कोई बात नहीं, छोटा वाला सिगरेट लेकर आना। तो मान सकता है ना, मान ले यार, मानने में कहा जाता है। पूरा मैथ्स तू मानिए के चलता है छोटवा, A बराबर 1, B बराबर 1 तो C बराबर क्या हो? अरे वो मान लो, हमसे काहे पूछ रहे हो जब मान ही रहे हो। और तू लोग क्या क्या मानता है जो हमको भी पता है, लाल वाली मेरी है, पीली वाली तेरी तो मान लो मेरे हाथ में सिगरेट का एक पैकेट है, मान लेगा ना? मान सकता है। चलो
अच्छा एक बात बता रहे हैं, जब ये पैकेट ऑफ सीक्रेट है तो सोच के देखो अभी ये कलेक्शन में है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर 10 है तो कलेक्टिव नाउन होगा कि नहीं, क्योंकि पैकेट ऑफ सीक्रेट है, इसमें 10 सीक्रेट है तो पैकेट हो गया कौन नाउन, कलेक्टिव। निकालो एगो, एक निकाले उसमें टोबैको भरा रहता है, बोला निकाले तो मटेरियल नाउन हो गया, पगला है। निकाले हैं टोबैको गिराएंगे तब ना, टोबैको कौन नाउन, पीने के बाद जो मजा आता है वो, ले बच गया कुछ चलेगा तो क्लियर हो गया ना। नहीं नहीं हम नहीं बुलाए, चल जाओ, वो गलती से प्रेस हो गया, अब क्या करें। कोई दिक्कत यहां तक? आपसे एक दो बात रहेगा। पहली बात ये रहेगी कि अगर मान लो आप जज करने आए हैं कि आपको लगे कि हमको पढ़ना है तो पढ़िए, स्वागत है, लेकिन जज करना है तो कम से कम 5-7 क्लास कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास में आपको और छोर पता नहीं चलेगा। जैसे आज पढ़े हम लोग बहुत कुछ, बेसिक लगभग हम निपटा दिए, तुमको पता भी नहीं चला, बेसिक निपट भी गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन से क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी 5-7 दिन डेमो है। अरे यार शायरी चलो अब बाद में सुनना, अभी पूरा 6 महीना है अभी। चलो फिर मिलते हैं, अभी सबका एक मोमेंटम होता है ना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। सबका नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक है। तो नोट्स को लेके परेशान मत रहो कि नोट्स का क्या करना है। नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा, बनाना भी पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। क्या है तुम लोग का?